और अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। और इन थ्री टाइप्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडिशन रिएक्शंस। आप ध्यान देना, इनमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस को। देखो एडिशन रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो एडिशन रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री। एडिशन रिएक्शंस को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ एडिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and third type that will be discussed will be free radical addition reaction. So addition reaction can be of three types. Now what is the basis of categorization of addition reaction? आप ध्यान देना, देखो addition reaction की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो हम इसमें categorization करते हैं that categorization will be based on the type of bond fission. आप ध्यान देना, ये सबसे पहले डिपेंड करेगा bond fission का टाइप क्या है। First of all, addition reaction will be categorized on the basis of type of bond fission involved during an organic reaction. If the type of bond fission is heterolysis, then it will be called ionic addition reaction. And if the type of bond fission is homolysis, it will be called free radical addition reaction. आप याद करें, हमने डिस्कस किया है कि अगर होमोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम रिएक्शन को फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होता है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में एडिशन रिएक्शन विल बी कॉल्ड आयनिक एडिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगराइजेशन विल बी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन। और अब आप ध्यान देना, देखो फ्री रेडिकल एडिशन में फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन आयनिक एडिशन की अगर बात की जाए तो आयनिक एडिशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू, विच टू? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड nucleophilic addition reaction, and it will depend on the type of attacking reagent initiating the reaction. आप ध्यान देना, आयनिक एडिशन रिएक्शन को फर्दर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन जो होगा वो डिपेंड करेगा अटैकिंग रिएजेंट पर। कौन सा रिएजेंट रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है या कौन सा रिएजेंट पहले रिएक्शन में अटैक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ध्यान देना, इफ द आयनिक एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, it is called electrophilic addition reaction. And if the ionic addition reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic addition reaction. तो अगर रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट कर रहा है, अगर अटैकिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल है तो हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, और अगर अटैकिंग रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल है तो हम उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे AE से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे AN से, और फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट करेंगे AF से। और ध्यान देना, जो एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल डिस्कस अबाउट एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड साइनाइड्स। और फ्री रेडिकल में बहुत सारी रिएक्शंस नहीं है, एक सिंगल एग्जांपल हमें डिस्कस करना रहेगा, एडिशन ऑफ HBr on alkene और alkyne in presence of peroxide. peroxide की प्रेजेंस में एल्कीन या एल्काइन पर HBr का एडिशन। अब आप ध्यान देना, देखो जैसे कि मैंने आपको यूनिट स्टार्ट करते टाइम ये बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में अगर आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब आप उस रिएक्शन की सबसे पहले कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो। आपको ये समझना होगा कि उस रिएक्शन की कैटेगरी क्या है। और कैटेगरी को समझने के लिए देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक रिएक्शन आपको गिवन है और अगर आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या है। क्योंकि अगर बॉन्ड फिशन होमोलाइसिस हुआ तो फ्री रेडिकल कैटेगरी होगी, और अगर बॉन्ड फिशन का टाइप हेटेरोलाइसिस हुआ तो फिर आयनिक रिएक्शन वाली कैटेगरी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। और बॉन्ड फिशन का टाइप कैसे डिसाइड होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, द कंडीशंस फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस एंड द कंडीशंस फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस डिस्कस कर चुके हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस होमोलाइसिस को फेवर करती है और कौन सी कंडीशंस हेटेरोलाइसिस को फेवर करती हैं। तो आप डिसाइड करके
उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि होमोलाइसिस होगा या फिर हेटेरोलाइसिस होगा। अब आप देखो, अगर होमोलाइसिस हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हेटेरोलाइसिस हुआ तो हेटेरोलाइसिस में आप यहां पर आ चुके होंगे आयनिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन अब इसमें फर्दर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आयनिक एडिशन में फर्दर इसकी कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मतलब आपको रिएक्शन में गिवन कंपाउंड्स को, गिवन रिएक्टेंट्स को देखकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है या रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान देना, देखो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर एडिशन की 3 कैटेगरीज बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, बिल्कुल इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूशन में भी 3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिशन के बाद में फिर हम डिटेल में बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो जैसे एडिशन में हम 3 रिएक्शंस की बात करते हैं, 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूशन में भी 3 कैटेगरीज की बात करेंगे। कौन सी 3 कैटेगरीज होंगी? तो बस ऐसे समझ लें, एडिशन की जगह यहां पर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन। मतलब 3 कैटेगरीज समझ में आ रहा है ना, कौन कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में भी इस तरह से 3 कैटेगरीज होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर मैं एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में ओवरऑल टाइप्स की बात करूं तो वी कैन हैव 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 3 फॉर एडिशन एंड 3 फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब आप ध्यान देना, इन 6 टाइप्स में 2 टाइप्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 टाइप्स की रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो 2 टाइप्स होंगी फ्री रेडिकल वाली कैटेगरी। एक तो फ्री रेडिकल एडिशन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आप ध्यान देना, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 6 टाइप्स में आपको 2 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो 2 टाइप्स हैं फ्री रेडिकल वाली, फ्री रेडिकल एडिशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। उसका रीजन है देखो, क्योंकि एडिशन में फर्दर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन आयनिक रिएक्शन में जो 4 टाइप्स हमारे पास हैं, आयनिक एडिशन एंड आयनिक सब्स्टिट्यूशन, 2 फॉर आयनिक एडिशन एंड 2 फॉर आयनिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है ना? 4 कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहां पर होती है। इन 4 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इनमें आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कंसेप्ट आपको समझना होगा। आप ध्यान देना, देखो मान लेते हैं कि जो रिएक्शन आपको गिवन है उसमें रिएक्शन कंडीशन इज फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस। सपोज इन द गिवन रिएक्शन द रिएक्शन कंडीशन इज फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस। देखो अगर हेटेरोलाइसिस है तो पक्का रिएक्शन में आयंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो आयनिक मैकेनिज्म हो जाएगी। अब आयनिक मैकेनिज्म में हमने कहा भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं, 2 फॉर एडिशन एंड 2 फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन है अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए अब आप ध्यान देना, देखो आपको 2 बात आइडेंटिफाई करना है। एक बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन एडिशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगी, और एक बात आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन इनिशिएटर कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि देखो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि रिएक्शन इनिशिएटर न्यूक्लियोफाइल है, मान लेते हैं गिवन रिएक्शन को देख करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि गिवन रिएक्शन में जो रिएक्शन इनिशिएटर होगा वो न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर एक बात तो पक्का होगी कि रिएक्शन में भी न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन आगे फिर आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो 2 बात हमें डिसाइड करना है, एक तो रिएक्शन को इनिशिएट कौन सा रिएजेंट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा रिएक्शन एडिशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन। अब कंसेप्ट हमें ये समझना है कि रिएक्शन को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन को कौन सा रिएजेंट इनिशिएट करेगा और रिएक्शन का टाइप एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसके लिए आप ध्यान देना, देखो गिवन रिएक्शन में दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं या 2 स्टेज ऐसी होती हैं जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्शन इनिशिएटर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल,
और एक स्टेज पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब क्वेश्चन है दो स्टेज कौन सी हैं? तो देखो, एक तो इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब जो रिएक्शन आपको गिवन है उस रिएक्शन में इनिशियल स्टेज में ही आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी, और ध्यान देना वो क्या बात समझ में आएगी, आप ध्यान देना। देखो, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले गिवन रिएक्टेंट्स को, जो गिवन रिएक्टेंट्स है, जो कंपाउंड आपको रिएक्शन में गिवन है, उस कंपाउंड को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन इनिशिएटर कौन होगा, मतलब अटैकिंग रिएक्शन कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। आप ध्यान देना, अगर मैं लॉजिकल बात करूं, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की बात करूं, तो पहले ये डिसाइड नहीं होता है कि एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। नो, पहले ये डिसाइड होता है कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगी या न्यूक्लियोफिलिक होगी, मतलब अटैकिंग रिएक्शन कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। पहले हम ये डिसाइड करते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन इनिशिएटर कौन है, और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंपाउंड इन द गिवन रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो कंपाउंड गिवन होगा वो कंपाउंड आपको ये बताएगा कि उस पर अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का। अब आपको अभी ये टेंशन नहीं करना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कंपाउंड को देखकर, ये कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है कि कंपाउंड को देखकर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अटैकिंग रीजन इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। ये कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। आपको मैं पहले वे बताता हूं, टेक्निक आपको बताता हूं, हाउ टू डिसाइड कैटेगरी ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो आप ध्यान देना, देखो सबसे पहले उस गिवन रिएक्शन में जो कंपाउंड आपको गिवन है, उस कंपाउंड को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि अटैकिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आप ध्यान देना, मान लेते हैं आपने कंपाउंड को देखकर ये डिसाइड किया है, कि अटैकिंग रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे डिसाइड करेंगे वो कंसेप्ट आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो मान लेते हैं हमने कंपाउंड को देखकर ये डिसाइड कर लिया है कि अटैकिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल है। देखो, अगर अटैकिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर वहां पर रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इस केस में रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम बात करेंगे क्लियर हो रही बात ये? अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अटैकिंग रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इस केस में ये बात तो कंफर्म है कि रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और अगर अटैकिंग रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल है तो द रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब आप देखो, अगर आपको रिएक्शन में गिवन कंपाउंड को देखकर यह समझ में आता है कि अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो डेफिनेटली आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि उस इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का जो भी आपने डिसाइड किया है उसका अटैक कहां पर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल इज दैट रिएजेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप सोचिए, अगर किसी कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है, तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल के ऐसे एटम को अप्रोच करेगा, वो कंपाउंड के ऐसे एटम को अप्रोच करेगा जहां से उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इसे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाना है। तो ये कंपाउंड के उस एटम को अप्रोच करेगा जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। तो अटैकिंग रिएजेंट अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका अटैक कंपाउंड में कहां पर होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपने डिसाइड किया कि न्यूक्लियोफाइल इज द रिएक्शन इनिशिएटर, कंपाउंड को देखकर मान लेते हैं आपने डिसाइड किया है कि न्यूक्लियोफाइल इज द रिएक्शन इनिशिएटर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज रिएजेंट्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेटली ये कंपाउंड के ऐसे एटम को अप्रोच करेगा जो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये तो डोनर है तो सामने वाला एक्सेप्टर होना चाहिए। तो ये कंपाउंड के ऐसे एटम को अप्रोच करेगा जो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाए। तो देखो, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि अटैक कौन करेगा, तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अटैक कहां पर होगा। और जब आपको ये दोनों बात समझ में आ गई कि कौन अटैक करेगा, कहां पर अटैक होगा, तो अटैक करवाओ। और जैसे ही आप अटैक करवाएंगे यू विल गेट इंटरमीडिएट। जैसे ही आप अटैक करवाओगे आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। अब आप ध्यान देना, इससे हमें यह समझ में आता है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अगर अटैक किया तो कहां अटैक होगा, ये समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ में यहां पर अब आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। ध्यान देना, जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। यू विल गेट इंटरमीडिएट।
और सेम इस केस में भी जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल है तो कहां इसका अटैक होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप अटैक करवाओगे तो यहां भी आपको मिल जाएगा इंटरमीडिएट। और अब आप ध्यान देना, एक बार जब आप इंटरमीडिएट पर पहुंच जाएंगे तो अब ये सेकंड स्टेज होगी जहां पर इंटरमीडिएट से हम ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन एडिशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, कंपाउंड तो आपको ये बताएगा कि अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होगी या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगी। और जब आप अटैकिंग रिएजन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अटैक से आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। और अब आप ध्यान देना, इंटरमीडिएट से हम ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन का ट्रैक एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ध्यान देना, दिस intermediate will decide whether the reaction will be addition or substitution। तो इंटरमीडिएट को देखकर हमें समझ में आएगा कि हम एडिशन वाला प्रोसेस करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस करेंगे। और अब आप ध्यान देना, मान लो अगर हमने एडिशन वाला प्रोसेस किया तो ओवरऑल रिएक्शन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी। और अगर हमने इंटरमीडिएट को देखकर ये डिसाइड किया कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगी तो ओवरऑल रिएक्शन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस केस में ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। और ठीक इसी तरह से जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कंपाउंड को देख करके कि अटैकिंग रिएजन न्यूक्लियोफाइल है तो कहां उसका अटैक होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप अटैक करवाएंगे तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, और फिर इंटरमीडिएट को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे, इस इंटरमीडिएट को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। और ध्यान देना, अगर प्रोसेस एडिशन हुआ तो ओवरऑल इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ओवरऑल इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN। So this is how we can identify category of the given reaction, whether the reaction is electrophilic addition, electrophilic substitution, nucleophilic addition और nucleophilic substitution। और मैंने आपसे क्या कहा, यही 4 आयनिक मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस हैं जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में। सो दिस इज द वे वी कैन आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो कंक्लूजन क्या है, एक आयनिक मैकेनिज्म वाली रिएक्शन में रिएक्शन का टाइप क्या होगा, इसके लिए आपको 2 जगह पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो इनिशियली कंपाउंड को देखकर आप ये डिसाइड करोगे कि अटैकिंग रिएजन इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, और जब आप अटैक करके इंटरमीडिएट बनाओगे तो इंटरमीडिएट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रोसेस एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब सबसे पहले हम किस कंसेप्ट को डिस्कस करें, रिएक्शन एडिशन होगी सब्स्टिट्यूशन होगी, इस बात को डिस्कस किया जाए, या पहले इस बात को डिस्कस करें कि रिएक्शन में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? डेफिनेटली पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अटैकिंग रिएजन कौन होगा, क्योंकि जब रिएजन का अटैक होगा तभी तो इंटरमीडिएट मिलेगा, और इंटरमीडिएट की जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी, जब इंटरमीडिएट के हमारे पास कंसेप्ट होंगे तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि एडिशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अब मैं जो कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंपाउंड इन द रिएक्शन। और अब ध्यान देना, मुझे आपको ये कंसेप्ट देखना है कि किसी भी कंपाउंड को देखकर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन इनिशिएटर इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसके लिए अब आप ध्यान देना, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, देखो हमें अगर ये डिसाइड करना है कंपाउंड को देख करके कि अटैकिंग रिएजन इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, द कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान देना, इसके लिए मैं जनरल कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, रटना नहीं है हमें रिएक्शंस को, कितनी रिएक्शंस आप याद रखेंगे, कंसेप्ट्स को समझते जाएं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। जितने भी हमें कंपाउंड सिलेबस में हमारे डिस्कस करने हैं, मैं उन सारे कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ।
द कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। पहले मैं उन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। विदाउट मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान देना, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आज दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड एंड कंपाउंड्स विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। और पहले मैं यहां पर फर्स्ट कैटेगरी ले रहा हूं, कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड। और अब आप ध्यान देना, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनको फिर मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उन्हें फिर से मैं टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। आप ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया समझ लेना, क्राइटेरिया ईएन। क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं ईएन। कैसे, आप देखो, एक तो मैं बात कर रहा हूं उन मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की जिनमें मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, और एक मैं बात कर रहा हूं उन मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो। ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड का टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, इट मे बी डबल बॉन्ड, इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें बस ये देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट है उनकी ईएन सेम है या उनकी ईएन डिफरेंट है। तो समझ लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आज मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड एंड कंपाउंड्स विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। कंपाउंड्स विद मल्टीपल बॉन्ड ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, विदाउट मल्टीपल बॉन्ड आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू। उनको हम फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और अब इन दो कैटेगरीज के कंपाउंड में हमें ये कंसेप्ट डिस्कस करना है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि रिएक्शन इनिशिएटर इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, आप ध्यान देना। चलिए अब बात करते हैं आयनिक मैकेनिज्म रिएक्शंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। जैसा कि हमने अब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसके लिए मैं एक जनरल केस लेता हूं, आप ध्यान देना। वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ए डबल बॉन्ड ए। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस केस में मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, दोनों की ईएन इक्वल है। अच्छा, एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल बॉन्ड में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डबल बॉन्ड ही होगा, इट मे बी डबल बॉन्ड, इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड। टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है ईएन ऑफ टू एटम्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। तो एक तो कैटेगरी हमारे पास है जिसमें ईएन सेम है, और सेकेंड कैटेगरी हम बात करेंगे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ए डबल बॉन्ड बी। और इसमें ऐसा मान लेते हैं EN ऑफ B इज मोर देन दैट ऑफ A। आप ध्यान देना, यहां पर ऐसा मान लेते हैं कि जो B की EN है वो A से ज्यादा है। तो दो कैटेगरीज मैंने ली हैं, अब आप ध्यान देना। देखो, इन टू कैटेगरीज में हमें डिसाइड करना है, कंपाउंड को देखकर हमें डिसाइड करना है कि अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट कैटेगरी की। अब आप देखो, इस कैटेगरी के कंपाउंड पर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, जरा इस बात को समझते हैं। आप ध्यान देना, देखो अगर EN सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों ए पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सिंस द एटम्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी कैन से
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर द टू एटम्स ए विल बी इक्वल होगा ऐसा। जबकि यहां पर आप कह सकते हैं कि इस केस में ई एन डिफरेंस की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ए और बी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। सिंस बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी पार्शियली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स बी होगा ऐसा। अब आप देखो इस केस में अगर हम बात कर रहे हैं कि इस केस में दोनों ए, ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें कि दोनों की ई एन इक्वल है तो फिर तो इस केस में हम बात कर सकते हैं, आप देखो कि दोनों पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दोनों ए पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम्स ए एंड ए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ऐसे में अगर हमें डिसाइड करना है कि ऐसे केस में अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो जरा आप सोचिए कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, अगर ऐसे मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो क्या हम बात कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर दोज व्हिच हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात की है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन रिएजेंट्स के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए अगर ये न्यूक्लियोफाइल सपोज इस ए को अप्रोच करता है तो क्या मैं कह सकता हूं इस ए के पास ऑर्बिटल में कोई वैकेंसी नहीं है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट है, क्योंकि दोनों ए की ई एन यहां पर इक्वल है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दोनों पर के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी का इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ हो। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर इस ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो फिर तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस ए को अप्रोच करेगा, इसको आप ऐसा समझ लें कि न्यूक्लियोफाइल ने अगर ए को अप्रोच किया और न्यूक्लियोफाइल अगर ए से ये कहे कि मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाना है, मैं इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता हूं, तो ए क्या कहेगा, भाई मेरे अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन हैं, मेरे अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, मेरे पास कोई वैकेंसी नहीं है, मैं आपके साथ में बॉन्ड नहीं बनाना चाहता हूं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं, देखो कि इस न्यूक्लियोफाइल की अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर सक्सेसफुली रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है तो ए के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। इवन आप कह सकते हैं, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इवन दिस ए इज ऑल्सो हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर ए के पास अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना। याद करो, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल में लिखवाया था पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या फिर लोन पेयर भी हो सकता है। तो आप सोचिए इस ए के पास तो खुद के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर इसके पास खुद के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कोई वैकेंसी नहीं है, तो अगर ये डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ में से अप्रोच करेगा तो यहां तो आप कह सकते हैं इवन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर आप कह सकते हैं, देखो when this nucleophile will approach A, there will be repulsion between donatable electrons clouds of A and nucleophile। दोनों के डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में यहां पर क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अगर इस ए को अप्रोच करता है तो ये इसके साथ रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? अब जरा देखो, मान लेते हैं अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस ए को अप्रोच करता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस ए को अप्रोच करता है और फिर से अगर वही बात करें कि मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाना है, मैं इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, मेरे पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाह रहा हूं, तो पता है ये ए क्या कहेगा, बोले आपको बात नहीं समझ में आ रही है। ये ए इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कहेगा, बोले आपको बात नहीं समझ में आ रही है क्या, कल आप मेरे पड़ोसी के पास आए थे, आपने उसको बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाह रहा हूं, आपको उसने मना कर दिया, फिर आप आज मेरे पास आए हो, आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें आपके साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं है, हम आपस में बॉन्ड बना करके खुश हैं। भाई हम आपस में बॉन्ड बना करके खुश है ना, हमने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ऐसे में हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड सफिशिएंट है, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, हमें आपके साथ बॉन्ड नहीं बनाना है। मतलब जो ट्रीटमेंट इस ए ने न्यूक्लियोफाइल के साथ में किया, वही ट्रीटमेंट ये ए भी इस न्यूक्लियोफाइल के साथ करेगा, यहां पर भी रिपल्शन की कंडीशन आएगी। मतलब इस केस में हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच द मॉलिक्यूल and if it is approaching this A or this A, in both the conditions there will be repulsion between donatable electron clouds of A and nucleophile. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इस मॉलिक्यूल के बीच में तो रिपल्शन वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, आप जरा ध्यान देना, अगर इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है तो देखो हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफाइल आर दोज व्हिच हैव वेकेंट ऑर्बिटल। याद करें इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे में आप सोचिए अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस ए के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या मैं कह सकता हूं ए के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, विच इज द डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और याद करें ये एक मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट कहा था, एक जनरल कंसेप्ट आप माइंड में रखें कि अगर किसी एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और वो अगर एक ऐसे एटम के कांटेक्ट में आ जाए जिसके पास डोनेटेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, तो जैसे ही वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा उसकी वैकेंसी के लिए। मेरा पॉइंट समझ लेना, अगर एक एटम के पास वैकेंसी है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और वो अगर एक ऐसे एटम के कांटेक्ट में आ जाए जिसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बॉन्डेड के होते हैं, समझ में आ रहा है ना, वीक बॉन्ड होता है, तो उसके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंसी है। ऐसे दो एटम अगर आपस में मॉलिक्यूल के इंटरेक्ट करते हैं तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है वैकेंसी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ देखो कि जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस ए को अप्रोच करेगा यहां से लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां से लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए। और देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होने का मतलब रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं इसका मतलब when the multiple bond is present between same electronegative atoms the reaction cannot be initiated by nucleophile but it can be initiated by electrophile। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को इनिशिएट कर पा रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल कैन इनिशिएट द रिएक्शन सिंस इलेक्ट्रोफाइल इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल एंड व्हेन इट इज अप्रोचिंग ए इज हैविंग लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो जब ऐसे दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा वैकेंसी के लिए और इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप ध्यान देना मतलब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को इनिशिएट कर पा रहा है। अब मेरा पॉइंट यहां पर ये बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से ए को अप्रोच करके रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएगा, इस ए को या इस ए को? आंसर है दोनों ए को, क्योंकि दोनों के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है, दोनों के पास दोनों की ईएन इक्वल है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं दोनों के पास इक्वल है। तो ऐसे में इट कैन इनिशिएट द रिएक्शन विद आइदर ऑफ द ए, दोनों के साथ में रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। हाँ, किसके साथ में इनिशिएट करने की टेंडेंसी कम होगी, किसके साथ ज्यादा होगी, ये आगे का कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है सिंस both the A are having pi electron cloud, so electrophile can approach either of the A to initiate the reaction। अब आप ध्यान देना, ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने अगर इस A को अप्रोच किया तो देखो जैसे वो इसे अप्रोच करेगा लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए, और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। एक बात ध्यान देना, ये जो मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करते टाइम एरो बनाए जाते हैं, इस तरह से जब मैकेनिज्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो इस तरह के एरो बनाए जाते हैं। ये एरो क्या इंडिकेट करता है इस बात को समझ लेना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसको लेकर के थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, उनको कंफ्यूजन इस बात का होता है कि सर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, अटैकिंग रीजन हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो एरो तो इधर बनाओ। तो देखो ये कौन अटैक कर रहा है, किस पर अटैक कर रहा है उसका इंडिकेशन नहीं है, ये एरो किस बात का इंडिकेशन है, ये एरो इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहां पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो डोनर कौन है इसमें, ए, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ए, और एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो एरो इस तरह से बनेगा फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये जो एरो इंडिकेट किए जाते हैं
ये जो एरो शो किए जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स को एक्सप्लेन करते टाइम, ये क्या इंडिकेट करते हैं, क्या बता रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। अब आप ध्यान देना, देखो ये यहाँ पर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज हो रहे हैं? आंसर है पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही तो पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, इस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है, तो कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है? दैट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड ए। अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि विद दिस बॉन्ड फॉर्मेशन देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड का साइमल्टेनियसली ब्रेकेज भी तो होगा, क्योंकि यही तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, जिसका यूज होगा एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में बिटवीन ए एंड इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये बॉन्ड भी बना रहे, ये बॉन्ड भी बन जाए और ये पाई बॉन्ड भी यहां पर रहे। नो, क्योंकि यही तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका यूज हो रहा है ए और इलेक्ट्रोफाइल में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, देखो ये जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये कंपाउंड और रिएजेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, तो इस इंटरेक्शन में हमने कहा देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो इन दिस प्रोसेस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। इस प्रोसेस के इनिशिएट होने के साथ में यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे, जरा आप ध्यान देना, now the process has been initiated by the interaction of electrophile with compound। और इस प्रोसेस में, इस इनिशिएशन में क्या हुआ है, ए और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान देना, यहां पर हम बात कर रहे हैं देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड इलेक्ट्रोफाइल। इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर स्टार्ट हो चुका है, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका इनिशिएशन हो चुका है। और इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ए एंड ए। यही तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो रहा है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक भी होगा। तो इस पाई बॉन्ड का ब्रेकेज और इस न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहां पर ये साइमल्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और ध्यान देना, जब इस तरह की स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा जिसमें हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकेज प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन द रिएक्शन। यहां पर हम कह सकते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और ये आप ध्यान रखना, एवरी स्टेप ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हर स्टेप पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम दो तरह के डिस्कस कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन वन स्टेप एंड दोज ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप्स। तो चाहे सिंगल स्टेप हो या एक से ज्यादा स्टेप्स हो, जितनी भी स्टेप्स होंगी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, हर स्टेप पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हर स्टेप पर क्या होगा, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या दोनों प्रोसेस भी हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, बॉन्ड बन भी रहा है और साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। और जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इस अंडर प्रोसेस को, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकेज का प्रोसेस अंडर प्रोसेस है ना, अब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस अंडर प्रोसेस में जो ट्रांजिशन स्टेट, जो स्पीशीज बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द कंपाउंड, या हम कह सकते हैं ऑन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड द कंपाउंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट। और अब आप ध्यान देना, देखो इस ट्रांजिशन स्टेट का जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जब प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकेज का जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट एक अलग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप ध्यान देना, इस प्रोसेस का रिजल्ट, इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस बात को समझना अच्छे से, इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर इसका रिजल्ट एक स्टेबल मॉलिक्यूल हुआ तो दैट स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट, और अगर इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हुआ तो दैट अनस्टेबल मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, हो सकता है कि यहां से आपको डायरेक्ट एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाए प्रोडक्ट, या हो सकता है कि इसका रिजल्ट आपको एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल मिले इंटरमीडिएट। देखो अगर यहां पर स्टेबल मॉलिक्यूल बना प्रोडक्ट तो रिएक्शन यहीं पर ओवर,
और रिएक्शन अगर यहीं पर ओवर हो गई तो आप कह सकते हैं फिर तो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। उस केस में दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। कब? जब ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट हमें डायरेक्टली एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन आप सोचिए, अगर इसका रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हुआ, अगर इसका रिजल्ट एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हुआ तो दैट अनस्टेबल मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट पर स्टॉप नहीं होगी, उससे फिर आगे बढ़ेगी, और उससे अगर फिर आगे बढ़ेगी तो उस केस में आप कह सकते हैं द रिएक्शन विल बी मल्टी स्टेप रिएक्शन, मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन होगी। तो दोनों तरह की रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है। हम ऐसी रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमें पहले ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाए, स्टेबल कंपाउंड मिल जाए, और ऐसा भी डिस्कस करेंगे कि नहीं यहां पर हमें इंटरमीडिएट मिले और वो रिएक्शन फिर आगे बढ़े। दोनों तरह की रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। यहां पर बात करते हैं कि इस केस में इसका रिजल्ट क्या है, इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल या फिर इंटरमीडिएट। चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ध्यान देना, ट्रांजिशन स्टेट में चार्जेस की बात करते हैं। देखो, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या मैं कह सकता हूं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रलाइज होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रलाइज होगा। अब आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, अभी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली गेन नहीं किए, क्योंकि बॉन्ड अगर कंप्लीटली नहीं बना है यहां पर, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिव से ही क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में ये कंप्लीट पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूं, जब ये बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर ये यहां पर हो जाएगा न्यूट्रल। तो अभी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, तो मैंने यहां पर पॉजिटिव से इसको पार्शियल पॉजिटिव बनाया, और आप ये कह सकते हैं विद दिस बॉन्ड फॉर्मेशन दिस पॉजिटिव चार्ज विल ग्रेजुअली डिक्रीज। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब मुझे आप बताएं, क्या इस प्रोसेस में कोई एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? इज देयर एनी एटम विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन? आप चेक करके बताएं। यस, क्या ऐसा कोई एटम आपको मिला जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? यस, दिस ए इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो जैसे इस पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इस ए के ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होती जाएगी, या कह सकते हैं इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट होती जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो, जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या हो रहा है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से इस ए के ऑर्बिटल में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती जाएगी, मतलब दिस ए इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका अपोजिट केस आप लेते, अगर इलेक्ट्रोफाइल ने इस ए को अप्रोच किया होता और अगर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता, तो इस ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट होती, तो वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती। जैसा कि हमने यहां पर केस लिया है, तो हम कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस विद दिस फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस ए इज लूजिंग इट्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर ये ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो फिर तो न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज उस पर जनरेट होगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं ये यहां पर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव क्यों शो कर रहा हूं, उसका रीजन समझ में आ रहा है? यहां पर डेल पॉजिटिव क्यों शो कर रहा हूं, उसका रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज नहीं किए, अंडर प्रोसेस है, बॉन्ड अभी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है। चलिए, हाँ, ये आप कह सकते हैं विद दिस ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, बी फॉर ब्रेकेज, एफ फॉर फॉर्मेशन, बी फॉर ब्रेकेज, with this breakage of the bond, this positive charge will gradually increase। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ में इसका पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, और इस ए के इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ में इसका पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। और अब मैं बात कर रहा था कि जरा देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट कैसा होगा। चलिए चेक करते हैं। ये इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट होगा। क्या समझ में आ रहा है? ये इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट होगा। ये इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट होगा
देखो ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन करने के बाद में, इस बॉन्ड के कंप्लीट फॉर्मेशन के बाद में ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, और ये ए जब अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। और अब जरा मुझे बताओ, आप खुद सोचकर बताएं, व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, दिस स्पीशीज, इज इट स्टेबल मॉलिक्यूल और अनस्टेबल मॉलिक्यूल? क्या मैं कह सकता हूं ये तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल ही है, और अगर ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो फिर तो हम इसे प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इस केस में यहां पर हम कह सकते हैं कि इस केस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? और अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है तो प्रोसेस फिर यहां पर रुकेगा नहीं, अब ये फिर आगे जाएगा। और अब जरा ध्यान देना, देखो अगर इस इंटरमीडिएट में आप देखेंगे तो नाउ ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या मैं कह सकता हूं अब इस ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, और अगर इसके ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है तो फिर तो अब इस ए पॉजिटिव को फिर से वो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा जिसने पहले कभी इसको अप्रोच किया था। न्यूक्लियोफाइल गया थोड़ी है, वो तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। अरे भाई न्यूक्लियोफाइल तो इस बात का वेट कर रहा है कि उसका दिन भी आएगा। जब न्यूक्लियोफाइल ने पहले इसको अप्रोच किया था तब तो उस ए ने उसको रिपेल कर दिया कि मेरे पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मैं अपने पड़ोसी के साथ में कंप्लीट बॉन्ड बना करके हम यहाँ पर मस्ती से रह रहे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, उस टाइम तो न्यूक्लियोफाइल ने कोई बात नहीं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को पता था कि उसका दिन तो आएगा। क्योंकि आप देखो इस केस में अगर बात की जाए तो अब ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी बन चुकी है, और अगर इसके ऑर्बिटल में वैकेंसी है तो अब क्या पॉसिबल है, देखो अब जब न्यूक्लियोफाइल अगर इससे इंटरेक्ट करेगा तो ध्यान देना क्या कंडीशन आएगी, यहां पर इस ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी बन चुकी है, और अब इसमें तो इवन टेंडेंसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी डेफिशिएंसी को बैलेंस करे, क्योंकि इसके पड़ोसी ने तो इसको धोखा दे दिया है, इसके पड़ोसी ने तो इसको चीट कर दिया है। जैसे इसके पड़ोसी का कांटेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल है, उसने उसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, इस ए के ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, और अब ये ए इस न्यूक्लियोफाइल को देख रहा है और न्यूक्लियोफाइल इस ए को देख रहा है, ये ए इस न्यूक्लियोफाइल को देख रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस ए को देख रहा है। और अब यहां पर क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अब इस ए से कहा कि बोलिए भाई क्या करना है, तो ए ने कहा कोई बात नहीं, यस नाउ आई एम रेडी। और अब यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में ये ए अब यहां पर रेडी है इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इससे इंटरेक्ट करेगा, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा यहां पर आप कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और इस स्टेप में फिर से आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। मैंने क्या कहा, हर स्टेप पर या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या दोनों प्रोसेस होंगे, और हर स्टेप पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। चलिए बनाते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तो ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल और ए के बीच में जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहां पर हम बात कर सकते हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या बात कर सकता हूं, दिस ए पॉजिटिव इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम न्यूट्रल। प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो यहां पर आ जाएगा ए पर डेल पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि जब नेगेटिवली चार्ज्ड एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस न्यूक्लियोफाइल पर आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज। और क्या मैं कह सकता हूं, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में ये नेगेटिव चार्ज ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, तो यहां पर फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और अब आप ध्यान देना, फिर से चेक करते हैं इस ट्रांजिशन स्टेट का रिजल्ट कैसा है। ध्यान देना, देखो इसके अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इसके रिजल्ट में हम कह सकते हैं यहां पर देखो जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होगा, क्या मैं कह सकता हूं ए और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही यहां पर न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि ए का पॉजिटिव चार्ज अब कंप्लीटली न्यूट्रल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लिया है, और न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज था वो भी न्यूट्रल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। और क्या मैं कह सकता हूं, नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल मॉलिक्यूल, और स्टेबल मॉलिक्यूल बना तो अब आप कह सकते हैं नाउ इन दिस केस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, आप कह सकते हैं ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। कैसे? आप देखो, इन द फर्स्ट स्टेप there is attack of electrophile to give an intermediate cation। क्या मैं कह सकता हूं पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का इंटरेक्शन हुआ कंपाउंड से और एक केटाइन का फॉर्मेशन हुआ एज एन इंटरमीडिएट। और सेकंड स्टेप में केटाइन जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट किया तो फाइनली हमें मिला प्रोडक्ट। और क्या मैं कह सकता हूं दोनों ही स्टेप्स में, इन द फर्स्ट स्टेप एंड इन द सेकंड स्टेप आल्सो, दोनों ही स्टेप्स में अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही स्टेप्स में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनी स्टेप फर्स्ट में और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है स्टेप सेकंड में। वो तो मैंने आपसे क्या कहा, एवरी स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप सुनिए, देखो अगर किसी रिएक्शन में हम बात करते हैं n स्टेप्स हैं, अगर किसी रिएक्शन में आप कहते हैं कि द रिएक्शन कंप्लीट्स इन n स्टेप्स, तो ध्यान देना ऐसे केस में अगर हमें पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट in the reaction, suppose a reaction completes in n number of steps and the question is number of transition state formed during the reaction, तो आप कह सकते हैं इस केस में नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी होगी, n ट्रांजिशन स्टेट्स बनेगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, इस केस में अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, इस केस में अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, बता सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट तो मैंने आपसे कहा n, क्योंकि हर स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। लेकिन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स होंगे n-1, क्योंकि जो लास्ट स्टेप होगी उस लास्ट स्टेप में इंटरमीडिएट ना बनकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन उस प्रोडक्ट वाली स्टेप से हर स्टेप पहले पर, इस प्रोडक्ट वाली स्टेप से हर पहले स्टेप पर इंटरमीडिएट आपको मिलेगा। तो इंटरमीडिएट तो हो जाएंगे n-1, क्योंकि लास्ट वाली स्टेप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन लास्ट वाली स्टेप में भी ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी, तो हर स्टेप में टीएस बनेगी। मतलब नंबर ऑफ टीएस कितनी होगी, जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स होंगी उतनी ही नंबर ऑफ टीएस होंगी। लेकिन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट एक कम हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाली स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आइए? तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और अब आप ध्यान देना, देखो क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन की है, क्या मैं कह सकता हूँ इस केस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि दोनों ऐड हो चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्योंकि दोनों ऐड हुए हैं, तो इस केस में कह सकता हूं कि ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन। यहां पर मैं कह सकता हूं दिस ओवरऑल रिएक्शन इज एडिशन। और क्योंकि यहां पर रिएक्शन को इनिशिएट किसने किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने इनिशिएट किया है, तो इस रिएक्शन को फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि देयर इज एडिशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, दोनों पार्ट्स का एडिशन हुआ, तो overall it is addition, but since there is addition of electrophile first, or you can say the electrophile is initiating the reaction, so the reaction will be called electrophilic addition reaction। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो इस कंसेप्ट में ध्यान देना, इस पूरे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, अगर कंपाउंड में multiple bond is present between same electronegative atoms, which reagent will initiate the reaction? It is electrophile that will initiate the reaction, nucleophile cannot। क्या बात समझ में आ रही है? देखो इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये रिएक्शन एडिशन क्यों हुई, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं। एडिशन कब होगा, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट से डिसाइड होता है। अभी तो केवल मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपाउंड को देखकर हमें कैसे समझ में आएगा कि रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल। तो अब शायद आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और शायद अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। क्या समझ में आया? अब अगर EN डिफरेंस है तो उस केस में रिएक्शन को कौन इनिशिएट करेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ओवरऑल फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को देखकर हम कैसे डिसाइड करें कि रिएक्शन इनिशिएटर इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर हो रही बात ये? तो सेकंड कैटेगरी हमें डिस्कस करना है व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स।